स्टार्ट कर दिए, दीजिए हेडिंग दीजिए प्रतिरोध का समूहन। प्रतिरोधक देखिए, जब हम इसका यूज हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़े, प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है, एक बाधा होती है जो अपने से होकर यानी धारा के प्रवाह को क्या करती है, वह रोकती है, तो वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। आप लोग को प्रतिरोध के बारे में क्या को बताएं, प्रतिरोध कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक ओमिक रेसिस्टेंस और एक नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। ओमिक रेसिस्टेंस किसको कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन करता है लेकिन विभवांतर और धारा पर प्रवाह निर्भर नहीं करता है। और आपको एक बताए क्या चीज, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, वह ओम का नियम का पालन नहीं करता है लेकिन धारा और विभवांतर पर निर्भर करता है। अभी तुरंत आप लोगों को ताप का इफेक्ट भी पढ़ा दिए, उसके बाद चालक पर प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक भी बता दिए। अब हम लोग चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के लिए। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, अब मान लीजिए कि एक रेसिस्टेंस है तो उसके बारे में हमको पता है कि 10 ओम होगा, 15 ओम होगा, 3 ओम होगा, 5 ओम होगा। लेकिन वही अगर यदि आपको 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध आपको दे दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके ऐच्छिक मान को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब प्रतिरोधों का समूहन। तो इसको हम लोग दो टाइप से करते हैं। कितने टाइप से, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग, और समांतर क्रम पैरेलल ग्रुपिंग। समांतर क्रम का एक और नाम है पार्श्व क्रम समूहन। क्या नाम है, पार्श्व क्रम समूहन। लेकिन अगर यदि इससे भी जटिल हो, ये तो सिंपल वाला, अगर यदि क्रॉस कनेक्शन वाला हो, मीटर ब्रिज हो, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका रूल अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स के नियम का अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए, इसमें एक बात लिखिए, प्रतिरोध के ऐच्छिक मान को, प्रतिरोध के ऐच्छिक मान को, प्रतिरोध के ऐच्छिक मान को, ऐच्छिक नहीं आता है लिखने, ऐच्छिक मान को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक लिखे, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कितने टाइप में इसको जोड़ा जाता है बाबू, ऐच्छिक मान को निकाल, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के ऐच्छिक मान, मतलब इक्विवेलेंस मान को, मतलब दोनों को जोड़ करके जितना वैल्यू आएगा उसी के मान को निकालने के लिए हम लोग कितने ग्रुपिंग का यूज करते हैं, 2 ग्रुप का, एक सीरीज ग्रुप और एक पैरेलल ग्रुप। तो सीरीज, सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, सीरीज ग्रुप, सीरीज ग्रुपिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम समूहन। क्या बोलेंगे बबुआ, श्रेणी क्रम समूहन। एकदम आसान है, कुछ नहीं है। देखिए, अगर यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को हम कैसे समझेंगे कि यह श्रेणी क्रम में है, इसको समझने का सबसे आसान सा तरीका है, श्रेणी क्रम में कैसे समझेंगे। तो श्रेणी क्रम में समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, अगर यदि सभी जो जितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, मान लो कि 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 4 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर यदि सभी प्रतिरोध से धारा समान मात्रा में प्रवाहित हो, मतलब एक ही धारा सभी प्रतिरोध से प्रवाहित हो, तो समझ लेना सबका वो कौन सा ग्रुप में है, श्रेणी क्रम ग्रुप में है। तो ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए।
लिखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोध का, दो या दो से अधिक प्रतिरोध का वैसा समूहन, दो या दो से अधिक प्रतिरोध का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोध से समान धारा, जिसमें सभी प्रतिरोध से समान धारा, जिसमें सभी प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होती है, लेकिन समान धारा प्रवाहित होती है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। देखिए, आपको क्या बताया कि सभी प्रतिरोध से धारा की मात्रा क्या होनी चाहिए? समान जानी चाहिए, और सभी का विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए, मान लीजिए कि हम 3 गो रेसिस्टेंस ले लिए। कितना रेसिस्टेंस ले लिए? 3 रेसिस्टेंस ले लिए। 3 रेसिस्टेंस ले लिए और इसको किसी सेल से हम लोग क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं, जो कि कितना धारा से प्रवाहित हो रहा है? आई धारा से। अब देखिए, यहां से लेकर के ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी, मतलब सभी अलग अलग बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ है। ये प्रतिरोध क्या है? R1 है, ये R2 है और ये R3 है। क्या इस कंडीशन में देखिए, जितना आई ये इसी से जा रहा है, एक ही धारा जा रहा है, इससे भी और इससे भी, फिर यहाँ के वही धारा आ रहा है। मतलब सभी से धारा क्या हो रही है? समान। और सभी बिंदुओं का विभव क्या होना चाहिए? मान लीजिए कि ए बी का विभव, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, R1 रेसिस्टेंस माने तो इसका विभवांतर भी अलग होगा, V1, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3 होगा। मतलब इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल V3। अब इस कंडीशन में देखिए बाबू कि इसका जो इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस, मतलब इन तीनों के बदले, इक्विवेलेंस किसको कहेंगे? इन तीनों के बदले कौन सा ऐसा रेसिस्टेंस लेंगे जो कि समान धारा, मतलब उसका सब कुछ सेम हो। मतलब इसके बदले में कौन सा लें? जैसे हम इक्विवेलेंस लेंस को पढ़ाए थे, मतलब 2 या 2 से अधिक लेंस को के बदले ऐसा कौन सा लेंस ले जो समान दूरी पर समान आवर्धन एवं समान किसकी इंटेंसिटी का इमेज का फॉर्म करे, तो वही क्या कहलाता था? समतुल्य लेंस कहलाता था। यहां भी सेम वही कंडीशन, इन तीनों के बदले कौन सा ऐसा रेसिस्टेंस ले जो इन तीनों के प्रतिरोध के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसके बदले में हमको क्या करना होगा? इसके बदले में कोई एक रेसिस्टेंस लिए, हम इसको अलग में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको अगर यदि हम चाहें तो इस टाइप में भी बना सकते हैं। जैसे इसके बदले में एक रेसिस्टेंस हम ले लिए, क्या ले लिए? एक रेसिस्टेंस ले लिए और यहाँ इसको सेल से जोड़ दिए, और ये क्या हो गया? आई धारा, और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू RS है। क्या है इसका वैल्यू? RS है। S क्यों लगाए? क्योंकि सीरीज ग्रुप है, यह सीरीज ग्रुप है, इसीलिए RS लगाए। तो यहाँ पर इसका जो विभवांतर होगा A से लेकर B तक का क्या होगा? A से B तक का क्या होगा? V होगा। क्या होगा? और इससे धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? आई धारा ही, यही सेम धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस कंडीशन में देखते हैं इसका डेरिवेशन। यदि R1, R2, R3 डॉट 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 क्या होगा? प्रतिरोध है, या आई क्या है? धारा है। V1, V2, V3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा? विभवांतर है। और देखिए लास्ट में क्या है? RS। RS क्या है? समतुल्य प्रतिरोध है। RS क्या है बाबू?
समतुल्य प्रतिरोध है। तब देखिए इसमें किसको जोड़ने पर इक्वल होना चाहिए, मतलब भी, इसमें भी जोड़े हैं तब ना भी हो गया है लास्ट में। अब भी बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना। अच्छा भी बराबर क्या होता है, ओम के नियम से आप लोग को पता है, ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ देखिए इसके लिए, इस भी के लिए आर कौन होगा, आर एस, और धारा कौन हो गया, आई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई इंटू आर एस। V1 के लिए देखिए R1 और धारा इससे समान धारा पर थोड़ी आई, तो आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अब इस कंडीशन में देखिए बाबू आई आर एस, यहाँ देखिए आई सब में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए आई कैंसिल, तो इसका क्या हो जाएगा, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए ये सीरीज ग्रुप का प्रतिरोध निकालने का, समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए एक चीज और इसमें है कि इसमें जो होगा समतुल्य प्रतिरोध जो होगा अन्य सभी प्रतिरोध से बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्यों होगा बड़ा, क्योंकि ये जो आर एस है इन तीनों का जोड़ है, इन तीनों का जोड़ है आर एस, इसीलिए आर एस R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा और R3 से भी बड़ा होगा। वीडियो को रोक दीजिए। देखिए अब इसका श्रेणी क्रम का जो एनालिसिस को देखते हैं, एनालिसिस में क्या कहता है। एनालिसिस में अगर यदि आपको बोल दिया कि n समान प्रकार का, मतलब मान लीजिए कि समान प्रकार के प्रतिरोध है, सबका मान लीजिए 1 ओम वैल्यू हो, वह बहुत सारे हो, और उसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए आप लोग को सीधा पता होना चाहिए इसका एनालिसिस। यदि n समान प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो यहां पर सबसे पहले एक नंबर में लिखिए, यदि n बराबर प्रतिरोध की संख्या, प्रतिरोध की संख्या, n क्या हो, प्रतिरोध की संख्या, और R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर क्या है, सबका वैल्यू क्या है, R है, तब जो होगा RS जो निकलेगा, मतलब तब जो समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो हम कैसे निकालेंगे, 3 गो है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 निकालते हैं, RS बराबर निकालते हैं ना, और सबके बदले R1 के लिए भी क्या लिखेंगे R, और R2 के लिए भी R, और इसके लिए भी R, तो R R R क्या हो जाएगा 3R होगा ना। इसीलिए n इंटू आर, जय गो था उसको n इंटू का क्या कर दिए हैं R, मतलब 3 गो था तो 3 इंटू आर। इसी प्रकार 10 होगा तो 10 इंटू आर। अगर यदि समान प्रतिरोध होगा तब उस कंडीशन में, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा n इंटू आर, क्या हो जाएगा n इंटू आर। और दूसरा देखिए, दूसरा लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए, दूसरा लिखिए देखिए यहां आर एस बड़ा होगा किससे, R1 से, और आर एस बड़ा होगा R2 से, और आर एस बड़ा होगा R3 से। मतलब इसमें जो होगा समतुल्य प्रतिरोध अन्य प्रतिरोध से हमेशा बड़ा होगा। आप लोग जल्दी से लिखिए, लिखिए लिखिए, अतः इसमें लिखिए, अतः समतुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक होता है, अतः समतुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक होता है। अभी और इसमें एक नोट लिखना है, अब इसमें आखिर यह होता क्यों है, मतलब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का मान ही अधिक क्यों बढ़ जाता है, यह बात भी पता होना चाहिए। तो यहाँ नोट लिखिए, एक बात यहाँ नोट लिखिए कि बढ़ क्यों जाता है, आखिर रीजन क्या होगा इसका। लिखिए, इस स्थिति में प्रतिरोध की प्रभावी लंबाई बढ़ जाती है।
प्रभावी लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका समतुल्य प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये देखिए, आप लोग इसमें एक चीज गौर नहीं किए होंगे, एक चीज गौर किए कि इसमें जो होगा प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, ये भी जुटेगा और ये भी जुटेगा और ये भी जुट के क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो इसकी क्या होगी, ये बड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जब बड़ा बन जाएगा इसकी प्रभावी मतलब रेसिस्टेंस की जो लंबाई हो गई वो क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा इस कंडीशन में, नहीं बढ़ेगा। इसीलिए यह होता है समतुल्य प्रतिरोध का मान इस कंडीशन में बढ़ जाता है। लेकिन कैपेसिटेंस में जस्ट इसका उल्टा बताए थे, ख्याल है ना। उसमें क्या बताए थे, जब संधारित्र को पढ़ रहे थे तो उसमें 1/CS होता था ना, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसमें प्रभावी दूरी क्या हो जाती थी, दोनों प्लेट की बढ़ जाती थी और उसका कैपेसिटेंस घट जाता था। ठीक है, तो ठीक है, और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।